हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट पूरा एक कंप्लीट अपने आप में एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें देखिए जीके के चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो गया, ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न साथ में हमने सम्मिलित किए हैं। देखिए, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कुछ देखिए 1% ही बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं, और सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे द्वारा प्रतिदिन लगभग 4 बजे के समथिंग ये वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। प्रतिदिन जीके जीएस से संबंधित और हिंदी से संबंधित वीडियो आपको दिए जाते हैं। तो 4 बजे के समथिंग दिए जाते हैं। आपको टाइम भी मैंने बता दिया है, इसलिए आपको बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर देना है, ताकि आपको सही समय पर वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि देखिए पेरिकार्डियल तरल, ऑप्शन बी है पल्मोनरी द्रव, ऑप्शन सी कह रहा है लसका द्रव, और डी ऑप्शन कह रहा है कि साइनस द्रव। चलिए, तो देखिए जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, पेरिकार्डियम, ठीक है। जो पेरिकार्डियम है, यह है एक हृदय की क्या है, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ठीक है। तो इसके बीच में और जो इनर पेरिकार्डियम होती है उसके बीच में कौन सा तरल भरा रहता है, तो उस भरा रहता है कौन सा तरल, पेरिकार्डियम तरल भरा रहता है, ठीक है। जो आपकी पेरिकार्डियम है ये 2 टाइप की पाई जाती है, ठीक है। हृदय में यदि आपसे पूछता है कि कौन कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो हृदय में जो झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है। पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, जो 2 टाइप की होती है, ठीक है। जो अंदर की तरफ पाई जाती है, जो हृदय की जो मांसपेशी होती है उससे जो सटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं इनर, ठीक है, इनर पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ पाई जाती है उससे बोलते हैं एक्जो। क्या बोलते हैं? एक्जो पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के मध्य में, झिल्ली के मध्य में क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको समझना है कि जो पेरिकार्डियल द्रव होता है, या जिसको हम तरल बोल सकते हैं, ठीक है, इसका काम क्या होता है, आखिर ये पाया क्यों जाता है, हृदय की जो बाहरी परत होती है इस पर इसका काम क्या हो सकता है। देखिए, तो पहला तो जो काम होता है कि हृदय को आघातों से बचाना, ठीक है। जो भी मतलब धक्के वगैरह लगते हैं, मान लीजिए कि आप दौड़ते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, तो आपके सीने में क्या है, एकदम से ठोकर पड़ती है। और ठोकर जब पड़ती है तो इसको, ताकि हार्ट को आपको क्या है, एकदम से धक्का ना पड़े, इसकी मांसपेशियों को क्षति ना पहुंचे, ठीक है। इसलिए एक इस तरह से काम करता है, इस स्पंज की तरह काम करता है, ताकि क्या है, हृदय को आघात ना पहुंचे, हृदय को चोट ना पहुंचे। समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका कार्य क्या हो सकता है। इसके अलावा जो कार्य होता है कि ताकि हृदय में ज्यादा द्रव ना भरे। देखिए, यदि हृदय में ज्यादा द्रव भरता है तो इसका भी नियमन करती है, ठीक है, इसको भी नियंत्रण में रखती है हृदय को, ताकि इसमें ज्यादा ब्लड ना आए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ज्यादा यदि हृदय में बहुत ज्यादा ब्लड भर जाएगा तो भी हृदय घात की समस्या बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों काम आपको याद रखना है। प्रश्न यहां से बन चुका है, क्योंकि ठीक है, कि जो पेरिकार्डियल तरल होता है इसका काम क्या होता है, तो एक तो हृदय को आघातों से बचाना, और जो दूसरा होता है ज्यादातर ताकि क्या है, ब्लड ना भर सके हृदय में, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और मेम्ब्रेन पूछता है तो कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, और बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको एक्जो पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तीसरा जो यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि कोशिश भर मैं आपको इतना बता दूं कि प्रश्न बाहर ना हो, ठीक है, समझिएगा आप। चलिए, तो तीसरा जो यहां से प्रश्न बन सकता है हृदय से, वो कौन सा बनेगा, समझिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है, ठीक है। हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक पेशी। क्या बोलते हैं? कार्डियक पेशी बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हृदय पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हृदय पेशी है ये कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है, ठीक है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की, पहली बात तो पेशियां पाई जाती हैं, एक तो ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। तो हृदय में जो पेशी पाई जाती है वो होती है अनैच्छिक पेशी। और अनैच्छिक पेशी क्या होती है? जो हमारे मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, जो हृदय है वो लगातार गति करता है, ठीक है, कभी रुकता तो है नहीं, पर आप हाथ चला रहे हैं तो जो हाथों में, आपके पैरों में हो गया, ठीक है, जो पेशी पाई जाती है उनको कैसे, ऐच्छिक पेशी बोलती हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अनैच्छिक पेशी होती हैं उनको क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी आमाशय की पेशी होगी, ठीक है, मूत्राशय में जो पेशी पाई जाती हैं, जो लेडीज में गर्भाशय में जो पेशी पाई जाती हैं,
तो वो कैसी पेशी होती है? अनैच्छिक पेशी होती हैं, जिसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बस इतना ही इस प्रश्न में। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके सामने। न्यूमूर द्वीप कह रहा है, देखिए कह रहा है कि न्यूमूर द्वीप नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन। यदि आपने पूरा देख लिया तो आपका देखिए बहुत सारी कवरेज करवा देगा ये। ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। जो प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट में है कुछ इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए तो कोशिश करें आप कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उस तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूमूर द्वीप बताना है। प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। तो प्रशांत महासागर का यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बेटा प्रशांत महासागर पहली बात तो बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल पूछा जाता है कि किस महासागर में है, तो वो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु। ठीक है, होन्शु द्वीप है जो कहां पर है? जापान में है। ठीक है, जापान में, इसको आप याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और ये पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। जो प्रशांत महासागर का है पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप के बारे में बात कर रहा हूं। द्वीप तो मैंने बताया आपको होन्शु, लेकिन महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप है, आपको याद रखना है, इसको नोट कर लेना है, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या है? पपुआ न्यू गिनी। यह प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे गहरी गर्त कौन सी है और किस सागर में पाई जाती है, तो बेटा सबसे गहरी गर्त कहां पर पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जिसका नाम है मैरियाना गर्त। ठीक है, 11,022 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है गहरी? 11,022 मीटर है। ठीक है, इतनी गहरी है, इसको याद रखिएगा। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो देखिए न्यूमूर द्वीप पूछ रहा है, तो न्यूमूर द्वीप कहां पर है? आपको बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार भी द्वीप भी कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसको भी आप याद रखिएगा। हिंद महासागर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सी हमारा यहां पर पहले हम राइट आंसर लगा लेते हैं। हमारा जो सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में है कौन सा द्वीप? न्यूमूर द्वीप है। ठीक है, चलिए इसके बाद हिंद महासागर से प्रश्न बनता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखना है आपको। देखिए यहां पर कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हिंद महासागर से। पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर है, याद रखेगा इसको। यदि आपसे पूछता है कि लौंग द्वीप कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, लौंग द्वीप, तो आपको याद रखना है पेम्बा और जंजीबार। जंजीबार, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह प्रश्न क्योंकि बन चुका है। पेम्बा और जंजीबार जो कैसे है? लौंग द्वीप है। लौंग द्वीप समझ रहे हैं ना आप? अरे लौंग द्वीप का बेटा जो लौंग खाई जाती है। लौंग द्वीप मतलब लंबा द्वीप नहीं मैं बोल रहा। लौंग द्वीप का यहां पर मतलब है जो लौंग खाई जाती है ना, लौंग खाते हैं ना आप लोग, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस द्वीप पर इसका लौंग का उत्पादन होता है और इसी के कारण इसको बोला जाता है लौंग द्वीप के नाम से हम जानते हैं किसको? पेम्बा और जंजीबार को। ठीक है, कहां पर है? हिंद महासागर में है। ठीक है, मेडागास्कर हो गया, ठीक है, सिचलस द्वीप हो गया। ठीक है, ये सभी किसके हैं? हिंद महासागर के द्वीप हैं। चलिए तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे कम पूछ रहा है हमसे, तो इलेक्ट्रॉन का कितना है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का है 1.67 10⁻, कितना है? ठीक है 28। और न्यूट्रॉन का कितना है? 1.673 10⁻⁻28 किलोग्राम। ठीक है, एक किसका है? न्यूट्रॉन का है। हमसे सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। तो ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कितना है द्रव्यमान? 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसका है तीनों में, तो सबसे ज्यादा देखिए लगभग की बात करते हैं तो लगभग देखिए दोनों के बराबर है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों के बराबर है। ठीक है द्रव्यमान, लेकिन यदि ज्यादा तो थोड़ा बहुत ज्यादा है कौन सा? न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा माना जाता है और सबसे कम द्रव्यमान किसका माना जाता है?
इलेक्ट्रॉन पर माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहां से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए कह रहा है, देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है। कह रहा है कि दंपा जो अभयारण्य है वो मिजोरम में है, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, बिहार में है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, और कह रहा है कि गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान में। नहीं बेटा, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। देखिए सही नहीं है तो नहीं पर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को आप जितने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, उतना ही आपको आंसर उतने जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है आपका, उसी में छुपा होता है। तो इसका एक जो कारण है वो क्या है सबसे बड़ा, कि देखिए आप नहीं पर ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं को याद नहीं रखते। ठीक है, हमने सीधा पढ़ा कि कौन सा मिलान सही है तो प्रश्न गलत हो जाता है। तो नहीं पर आपको फोकस करना है। ठीक है, प्रश्न गलत कर जाते हैं आप लोग यहीं पर। हमें आती हुई चीजें जब गलत होती हैं तो सबसे ज्यादा दुख होता है बेटा। ठीक है, चलिए तो दंपा अभयारण्य कह रहा है कि दंपा अभयारण्य कह रहा है कि कहां पर है, मिजोरम है। यह भी बिल्कुल सही है। दंपा जो अभयारण्य है कहां पर है, मिजोरम में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, बिहार में है। यह भी सही है। रोहला हिमाचल प्रदेश में है, यह भी सही है। गांधी सागर जो गांधी सागर अभयारण्य है यह कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेगा। यदि पूछता है कि कहां पर है तो चंबल नदी के तट पर है। ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और यदि जिला पूछता है तो मंदसौर जिला में है। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है, चंबल नदी पर। कौन सा, गांधी सागर अभयारण्य। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। देखिए राजस्थान से बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि घाना पक्षी विहार कहां पर है। ठीक है, पूछा जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो दोनों बेटा यहीं पर है, राजस्थान में। ठीक है, पूछा जाता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। जो सबसे ज्यादा बन रहे हैं राजस्थान से प्रश्न, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक तो पूछा जाता है सरिस्का जो राजस्थान के अलवर में है। ठीक है, दूसरा जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा की बात करूंगा तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है देखिए संगाई त्योहार कहां मनाया जाता है, असम में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। देखिए तो यहां पर एक एक को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं यहां पर। ठीक है, एग्जाम से। तो मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में मनाया जाता है चापचारकूट। पूछता है कि चापचारकूट त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो कहां पर मनाया जाता है, मिजोरम में। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, मणिपुर में आपका संगाई हो गया। ठीक है, कौन सा, संगाई महोत्सव। और असम में जो मनाया जाता है बिहू त्योहार। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा एक फसली त्योहार है। ठीक है, तो संगाई कहां पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए संगाई महोत्सव आपके यहां से क्यों लिया है मैंने, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। जो संगाई महोत्सव है यहां से पूछा जाता है, करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहां से, करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि देखिए जो संगाई महोत्सव है अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मनाया गया था। ठीक है, और जो आपका एग्जाम है यहां पर पूछी जानी है लगभग 6 मंथ का। ठीक है, जो पिछले आपके 6 मंथ निकल गए हैं यहां से आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा। और संगाई महोत्सव तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से यह प्रश्न बन सकता है, आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। अब जो आपको यहां पर संगाई महोत्सव से पॉइंट याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं समझिएगा। यहां पर देखिए पहला पॉइंट रखना है कि कब मनाया जाता है, तो देखिए 21 से 30 नवंबर के बीच। ठीक है, 30 नवंबर के समय इसको क्या है, नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कब से, 21 से लेकर 30 नवंबर तक। ठीक है, जो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप कहेंगे सर कि मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा इस त्योहार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो बेटा संगाई है इसका कारण है मनाने का, संगाई त्योहार है इसका कारण है कि जो संगाई हिरण है, ठीक है, यह है मणिपुर का राज्य पशु और इसी के संरक्षण के लिए, ठीक है, ताकि ये पशु का क्या है, संरक्षण किया जा सके, विलुप्त ना हो ये जानवर, इसी के लिए इसका क्या है, इस त्योहार को मनाया जाता है। वो कौन सा त्योहार है, संगाई त्योहार। ठीक है, अब इतने पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि देखिए करंट अफेयर से यहां से प्रश्न बन सकता है। तो कब मनाया गया था, 21 से 23 नवंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए करंट अफेयर्स को भी साथ कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। पुरस्कार आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछ लेगा, ठीक है। जो आपका जीके है जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत प्रश्न बनेगा, यहां से पुरस्कार से भी एक प्रश्न मिलेगा, इसकी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया यहां पर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको पुरस्कार हो, खेल हो, ठीक है, सभी से संबंधित आपके लिए एक एक प्रश्न डालता हूं, ताकि आपका जो मुख्य पॉइंट है, जो जहां से प्रश्न उठते हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी मैं आपको कवर करवा सकूं, ठीक है। तो पूरा इसलिए बोलता हूं कि पूरा प्रैक्टिस सेट आप देखिए, पूरा प्रैक्टिस सेट देखा करिए, ठीक है। चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहा है, तो देखिए कह रहा है कि 1963 में, 1966 में, 1969 में और 1970 में कब शुरुआत हुई थी बताइए। तो देखिए जो इसकी शुरुआत की बात करते हैं, तो दादा साहेब पुरस्कार फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। क्या है? भारतीय सिनेमा का क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में, और जो सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? याद रखना है आपको, देविका रानी को, ठीक है, देविका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बात कर ली कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। और प्रथम बार किसको दिया गया? देविका रानी जी को दिया गया। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन जो देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो 53वां 2023 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? किस एक्टर को दिया गया है? किस एक्ट्रेस को दिया गया है? तो ठीक है, किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है, ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया है। तो 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 2023 के लिए, किसको दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, करंट अफेयर से यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है पीयूष ग्रंथि है, थाइमस है, इंसुलिन है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं कहां पर पाई जाती हैं? अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं वृक्क, जैसे कई आप नाम से समझ रहे होंगे। कहां पाई जाती है? वृक्क, किडनी के दोनों किडनी, जो देखिए किडनी कुछ इस तरह होती है आपकी, ठीक है, इस तरह होती, ठीक है। तो जो किडनी का जो सिरा है सबसे ऊपरी, यहां पर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि है, जिसको हम रीनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहां पर पाई जाती है? किडनियों के सिरे पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथियां बोलती है। और इन ग्रंथियों के द्वारा एक हार्मोन्स रिलीज किया जाता है, देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। और जो एल्डोस्टेरोन है, इसका काम क्या है? कि रक्तदाब का ये बहुत अच्छा नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल बताइए कौन सी कह रहा है कि प्राथमिक सेल है? आग्नेय है, कायांतरिक है और रूपांतरित है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तो सेल की बात करते हैं, तो सेल होती हैं 3 प्रकार की। जो पहली है वो है आग्नेय सेल, ठीक है, दूसरी जो होती है वो है अवसादी सेल, और तीसरी होती है कायांतरित, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रूपांतरित सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो आग्नेय सेल है इसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल। सबसे पहले इसका निर्माण होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी सेल। अब अवसादी सेल से जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि कौन सी सेल है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो जीवाश्म आपको देखने को मिलेगा अवसादी सेल में, जिसको हम द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या? द्वितीयक सेल, ठीक है। तो जो अवसादी सेल है इसमें परतें दर परतें मिलेगी, जो जीवाश्म है वो भी आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, किसमें? अवसादी सेल में। और तीसरा जो प्रकार है वो है कायांतरित या जिसको हम रूपांतरित सेल बोलते हैं। इनका देखिए जो कायांतरित या रूपांतरित सेल है इसका निर्माण कैसे होता है? अग्नेय सेल से या फिर अवसादी सेल से इसका निर्माण होता है। ठीक है, यही जो अग्नेय सेल हो गई और अवसादी, यही सेल कुछ समय के बाद में परिवर्तित हो जाती हैं किसमें? रूपांतरित सेल में। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन यहां पर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अग्नेय सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलिए एक दो बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि देखिए ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, बेसाल्ट हो गया। अवसादी सेल के अंतर्गत चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया। ठीक है, रूपांतरित सेल कौन कौन सी हैं? जैसे देखिए संगमरमर हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, ठीक है, और स्लेट हो गया। सेल से क्या बनती है? जो कायांतरित सेल्स है सेल से बनती है स्लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है, तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो पोंगल त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि उत्तर में, जो उत्तर भारत है वहां पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो जो पोंगल है, पोंगल का आयोजन किया जाता है 14-15 जनवरी से। ठीक है, 14 जनवरी से 15 जनवरी के, ठीक है, या बोल सकते हैं कि 15 जनवरी से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 15 जनवरी को किया जाता है, तो 15 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है भारत में? बताइए, उत्तर भारत में। हाल ही में देखिए अभी पर मनाया गया मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? 13-14 को मनाया जाता है। ठीक है, 13 को लोहड़ी होती है, ठीक है, और 14 को क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि इसमें होता लोहड़ी, क्या लोहड़ी, जो लोहड़ी है वो कहां का त्योहार है? पंजाब का त्योहार है। ठीक है, और पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी। कब मनाई जाती है? ये 13 को मनाई जाती है। ठीक है, 13 जनवरी को। बैसाखी भी पंजाब का त्योहार है। ठीक है, जो बैसाखी है वो पंजाब का त्योहार है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो बैसाख में मनाया जाता है, 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचमहल कहां स्थित है? बताइए। तो देखिए पंचमहल की बात कर रहा है, तो पंचमहल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए कौन कौन से आपको महल याद रखना है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीके का प्रश्न है ये। पहला जो आपको नोट करना है वो है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहां है पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो याद रखना है वो पंचमहल हो गया। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा जोधाबाई महल, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बेगम हजरत महल कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, और जो जोधाबाई महल है कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी यही हमारा सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग। अब चलिए यहां पर देखिए वायु में कह रहा है कि ध्वनि का वेग पर तापमान का क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर आपको दो टर्म्स समझना है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो पहला है वो है कि तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या असर पड़ेगा, और जो दूसरा टर्म आपको याद रखना है वो है कि आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। तो यहां पर जो तापमान से संबंधित जो पहली कंडीशन बनती है वो क्या है कि यदि तापमान में वृद्धि होती है, यदि वायुमंडल के तापमान में यदि वृद्धि होती है तो क्या असर पड़ेगा ध्वनि के वेग पर। तो चलिए समझते हैं। देखिए यदि तापमान इंक्रीज होता है तो जो भी वायु में कण उपस्थित रहेंगे, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? हलचल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? हलचल ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो गति है वो बढ़ गई है जो भी वायु के कण है। ठीक है, और जब वायु के कण के मध्य में गति बढ़ेगी तो जो आपका ध्वनि का वेग है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या होगा? जो आपके कण हैं, कणों का वेग बढ़ेगा, तो कण का वेग बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है यहां पर कंडीशन? दूसरी कंडीशन है कि यदि तापमान कम होता है, तापमान कम होगा तो कणों के मध्य गति कम होगी, और गति कम होगी तो चाल डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आर्द्रता है कि देखिए यदि आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडल में नमी ज्यादा होगी, जो वायु के कण है वो कैसे भार हो जाएंगे, मतलब भार हो जाएगा ना उन पर, उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा तो गति कम हो जाएगी, और गति कम होगी तो वायु, जब भी आर्द्रता बढ़ती है तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और आर्द्रता यदि कम होगी वायुमंडल में तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, और कह रहा है कि तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के बढ़ने से घटने से घटता है। देखिए पहले हमारे ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है जो कह रहा है कि बढ़ने से क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए समझिएगा, मैंने बताया था आपको कि देखिए पहली जो कंडीशन है कि यदि तापमान बढ़ता है तो जो भी वायु के कण हैं इनके मध्य की गति बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही गति बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप। चलिए अगला प्रश्न, समझ गए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कौन सा है। तिब्बत में कैलाश पर्वत, तिब्बत में मानसरोवर झील, गंगोत्री ग्लेशियर और अंशी ग्लेशियर। देखिए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो तिब्बत है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के, देखिए जो कैलाश पर्वत है यहां पर कौन सा ग्लेशियर है जो आपको समझना है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चेम्मा यंगदुंग। ठीक है, चेम्मा युंगदुंग, चेम्मा युंगदुंग ग्लेशियर है। ठीक, और इसी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और जाकर कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और गंगा के साथ में मिलकर के, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियां मिलाकर संसार का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात, थोड़ा सा आपको मैं और एक दो पॉइंट यहां पर ऐड कर देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने क्या है बताया नहीं, इसलिए आज मेरी इच्छा हो रही है कि यह पॉइंट मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के देखिए हर जगह, देश की बात करें चाहे राज्य की, भारत के राज्यों की बात करें, अलग अलग नाम है। ठीक है, पहली बात तो है कि उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत से होता है। ठीक है, तो तिब्बत में जो इसका नाम है वो है सांगपू, पूछा गया है प्रश्न है ये, इसीलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सभी नाम आपको बताऊं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से बुलाते हैं, तो सांगपू के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में तिब्बत तो हो गया। ठीक है, तिब्बत से चलकर जो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, वो कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में कहां से आती है, प्यांगपा दर्रे से। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक है अरुणाचल प्रदेश का है दर्रा, कहां का, अरुणाचल प्रदेश का प्यांगपा, और इसी दर्रे से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश में है, यांगपा दर्रे से प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। नाम क्या पुकारा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, बोला जाता है दिहांग। क्या बोला जाता है, दिहांग नदी के नाम से जानने लगते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में जाती है असम में, और असम में इसका नाम क्या हो जाता है, अपने वास्तविक नाम के साथ में आ जाती है, क्या, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जैसे ही देखिए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जमुना कहां पर, बांग्लादेश में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में सांगपू के नाम से बुलाई जाती है, कहां पर, तिब्बत में बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए अलग अलग नाम है, चारों नाम को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नोक्त में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा ऊष्मा का मान होता है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान बताना है आपको कि सबसे अधिक कौन से यहां पर पदार्थ में होगा। कांच में होता है, तांबा का होता है, सीसा का होता है, या फिर जल का होता है। चलिए तो देखिए सबसे ज्यादा किसका होता है, जल का होता है। तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है, 4.2 किलो जूल। ठीक है, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है, जल का होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और तीसरा है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। देखिए तो खाने का सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए सूत्र भी आप नोट कर लीजिएगा, NaHCO3। ठीक है, ये तो हो गया खाने का सोडा।
जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा याद रखना है वो है आपका धावन सोडा, जिसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, और 10H2O, ये होता है धावन सोडा, जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहां पर है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, जिला में, उत्तर प्रदेश के। डालमा, ठीक है, पलामू, ये कहां पर है राष्ट्रीय उद्यान? झारखंड में है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस। चलिए करंट अफेयर्स का प्रश्न, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा पहला। ठीक है, चलिए कह रहा है देखिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि 2023 की थीम क्या रही है? विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या रही है 2023 की? तो थीम रही है आई लव स्पैरो। क्या रही है? आई लव स्पैरो। ये थीम थी किसकी? विश्व गौरैया दिवस 2023 की। ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न, पुलिस का विषय। ठीक है, कह रहा है देखिए पुलिस का नहीं, पुलिस विषय किस सूची में आता है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर अवशिष्ट विषय के अंतर्गत? देखिए तो केंद्र सूची के विषय क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। केंद्र सूची के जो विषय है देखिए, एक तो बैंक हो गया, ठीक है, बजट हो गया, ठीक है, रेल हो गई, ठीक है, विदेशी मामले हो गए, इसके अलावा देखिए नागरिकता हो गई। ठीक है, ये विषय किसके हैं? केंद्र सूची के। राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? जेल, पुलिस, ठीक है, तीसरा जो याद रखना है कृषि, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, जिसे जो नगर पंचायत होती है ना, नगर पंचायत, ठीक है, नगर निगम, ये किसके अंतर्गत? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। और किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसके अलावा देखिए शराब, मेले, ये विषय किसके हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत देखिए, ये इंपोर्टेंट यहां से रहेगा। देखिए एक तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, ठीक है, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा जो याद रखना है वो क्या है? वन, और चौथा है परिवार नियोजन। ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? युगांडा की है, जाम्बिया, केन्या, अंगोला? चलिए तो देखिए अंगोला की राजधानी क्या है? चलिए एक एक को देख लेते हैं। अंगोला की है लुआंडा, लुआंडा। केन्या की है नैरोबी, ठीक है। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ठीक है। और युगांडा की क्या है? कंपाला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है टार्सल। टार्सल बोन्स बताना है कि शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? पैर में, जांघ में, हाथ में और कपाल में? तो देखिए टार्सल, टार्सल के एक सिमिलर शब्द है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है कॉर्पल, ठीक है। पूछा जाता है कि जो कॉर्पल जो अस्थियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो कहां पर पाई जाती हैं? तो देखिए टार्सल और मेटाटार्सल पाई जाती हैं पैर में, ठीक है। और जो कॉर्पल्स होती हैं और मेटाकॉर्पल ये पाई जाती हैं हाथ में, ठीक है। जो आपका देखिए हाथ में जो कलाई होती है आपकी, कलाई के पास में पाई जाती है, ठीक है। कलाई होती है ना, जो इसी से निर्मित होती है, कॉर्पल और मेटाकॉर्पल। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो देखिए स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक दिया गया था कब? 1952 में। और किसको दिया गया था? तो रेसलिंग के लिए मिला था, ठीक है, रेसलिंग के लिए मिला था। किसको? केडी जाधव को, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय के समय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के समय यह अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है, क्या है? एक रिट है। और प्रश्न यहां से जो पूछा जाता है कि रिटों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है संविधान के। तो देखिए अनुच्छेद 32 याद रखना है आपको। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपने सुना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, एक मौलिक अधिकार है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो क्या है? एक मौलिक अधिकार है और इसी के अंतर्गत किया गया है 5 रिटों का वर्णन, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? कितनी रिटों का वर्णन किया गया है? 5 रिटों का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तरह, ठीक है, तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो ये आपको दोनों अनुच्छेद यहां से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है, ठीक है, कहां पर होता है? यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? ठीक है, कह रहा है कि देखिए कौन सा रंग में सबसे ज्यादा विचलन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये है, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है प्रिज्म, ठीक है, और जैसे ही यहां पर कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश डाला जाता है प्रिज्म पर, तो क्या होता है? प्रकाश में क्या होता है? ये 7 भागों में यहां पर विभाजित हो जाता है। कितने? 7 भागों में, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है वो कौन सा कलर है? बैगनी, ठीक है, बैगनी सबसे ज्यादा विचलन, ठीक है। और सबसे कम जो दर्शाता है वो है लाल। तो ऑप्शन बी यहां सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बैगनी, ठीक है। सबसे अधिक विचलन कौन से रंग में देखने को मिलता है? बैगनी में, और सबसे कम लाल में। अब कारण क्या है? कारण होता है कि जो बैगनी कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, और इसी कारण से सबसे ज्यादा विचलन दर्शाता है। और लाल का होता है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, ठीक है, इसके कारण इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है अलमाट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए तो देखिए आपको याद रखना है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी पर 2 बांध हैं जो आपको याद रखना है। एक तो है नागार्जुन सागर, ठीक है, और दूसरा है अलमाटी बांध। नागार्जुन सागर कहां पर है? नागार्जुन सागर है कर्नाटक में, ठीक है, कहां पर है? सॉरी, नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और जो अलमाटी बांध है यह कहां पर है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो अलमाटी बांध है इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लाल बहादुर बांध भी बोलते हैं। क्या? लाल बहादुर बांध के नाम से भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बांध, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में है मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध कहां पर है? कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा, होते हैं ना, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा तो बोलते हैं गोदावरी को, ठीक है। तो मैट्टूर बांध है तमिलनाडु में है, कावेरी पर है, और अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध दोनों है कृष्णा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध है कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश में, और जो अलमाटी बांध है वो कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशियों की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा मवेशी पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा मवेशियों की बात करते हैं तो वो 3 राज्यों के अंतर्गत है, और जो पहला स्थान रखता है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, चाहे वो बकरी हो, ठीक है, चाहे वो गाय हो और भैंस, सभी की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए, तो छोटा नागपुर का पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए। देखिए यहां पर कोयला हो गया, ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, बहुत सारे खनिज कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? छोटा नागपुर का पठार। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार का, ठीक है। और देखिए अगला जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो किन किन राज्यों में है? झारखंड में है, ठीक है, और दूसरा है उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बाबा बूदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? चलिए तो देखिए किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबा बूदन की पहाड़ियां कहां पर है? कर्नाटक में। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस प्रदेश में होता है भारत में? तो सबसे ज्यादा होता है कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है, कॉफी के लिए जाना जाता है। और कॉफी के लिए कर्नाटक की बात करते हैं तो कॉफी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? बाबा बूदन की पहाड़ी कॉफी के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा लौह अयस्क के लिए, ठीक है, लौह अयस्क के लिए भी आपने सुना होगा, देखिए विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, तो कहां पर लगा हुआ है वो? बाबा बूदन की पहाड़ी पर ही लगा हुआ है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए कंप्लीट हो चुके हैं और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने आज कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, कुल कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, ठीक है। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।